हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, मेन टॉपिक्स के ऊपर डिबेट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले एस्पिरेंट्स के कुछ यहां पर कंसर्न्स हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं। देखें, हमारे सीएसएस 2027 को ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो यहां पर 6 मंथ रह चुके हैं, क्योंकि आपका जून एंड हो रहा है। इसके बाद से अगर हम यहां पर मंथ्स को अगर काउंट करें तो हमारे पास 6 मंथ बनते हैं। लेकिन यहां पर आप बोलेंगे कि सर आप जनवरी वाला मंथ क्यों नहीं ऐड कर रहे? हो सकता है रमजान की वजह से आपका जो सीएसएस 2027 थोड़ा सा डिले हो जाए या उसके एग्जाम थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन आपने जो स्टडी प्लान बनाना है वो आपका दिसंबर तक होना चाहिए। 6 मंथ की आपके जो है यहां पर स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, आपके टारगेट्स होने चाहिए जो आपने अचीव करने हैं, और लास्ट मंथ आपका कौन सा होना चाहिए? दिसंबर होना चाहिए। अगर आपको जनवरी भी मिल जाता है या अगर आप फरवरी भी आपको मिल जाता है तो आप ऐसा समझे कि वो आपके लिए एक ग्रेवी है। उसके अंदर आपने चीज़ों को पॉलिश करना है, राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? वो है आपकी रिवीजन। आप उसके अंदर चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर आप 6 मंथ की यहां पर स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, स्टडी प्लान बना रहे हैं, स्टडी प्लान के अंदर ही आप स्ट्रैटेजीज फिक्स करते हैं या टारगेट्स अपने जो है वो फिक्स करते हैं, ठीक है, जिनको आप डेली बेसिस के ऊपर अचीव करते हैं। अब यहां पर जो तो है ओल्ड स्टूडेंट, उनको रखें साइड पर, जो है हमारे फ्रेश स्टूडेंट, और यहां पर अगर देखा जाए फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बिगिनर्स हैं, तो एक काम करना है आपने। सबसे पहले यहां पर जो आप बार बार सब्जेक्ट यहां पर चेंज कर रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना बंद कर दें। अब वो टाइम नहीं है कि आप बार बार अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट यहां पर चेंज करें। आपके पास यहां पर जून वाला मंथ है, जून के अंदर आपने डिसाइड करना है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, और ये चीजें मैं अपने स्टडी प्लान के अंदर बता चुका हूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को बेसिकली आप किस तरह चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर दूसरी चीज यह है कि जो आप यहां पर अपने डेली बेसिस के ऊपर टारगेट सेट कर रहे हैं या स्ट्रैटेजीज आप सेट कर रहे हैं, उनको आपने लाजमी अचीव करना है। टाइम को नहीं देखना, आपने अपने टारगेट्स को देखना जो आपने अचीव करने डेली बेसिस के ऊपर। अब बात कर लेते हैं, एक और है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अब आप जब 5 to 6 मंथ की आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और अपने सिलेबस को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 सब्जेक्ट पर मंथ में अगर कवर कर रहे हैं, इंग्लिश तो आपकी साथ साथ चलेगी ही चलेगी, ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2 सब्जेक्ट की। जब आप 2 सब्जेक्ट यहां पर एक मंथ के अंदर तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, और आप उन 2 सब्जेक्ट को यहां पर छोड़ देते हैं और नेक्स्ट आप थर्ड जो है यहां पर सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो अब आपने यहां पर इरादा क्या किया हो कि 2 सब्जेक्ट जो आपने फर्स्ट मंथ में आपने प्रिपेयर करे थे वो आप यहां पर लास्ट जनवरी के अंदर रिवीजन करने वाले हैं, तो ये आपकी रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। यहां पर आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। देखिए, जो आपने फर्स्ट यहां पर मंथ के अंदर 2 सब्जेक्ट्स को यहां पर कवर किया है, इसके एग्जाम्पल लेते हैं कि एक टॉपिक जो आज आपने प्रिपेयर किया है और वही टॉपिक अगर आपको 5 मंथ आफ्टर अगर प्रिपेयर करना पड़े या उसको रिवाइज करना पड़े, तो आप ये समझ लें कि जितनी एनर्जी आज फर्स्ट डे आपने उस टॉपिक को तैयार करने में लगाई है, उतनी एनर्जी आपको दोबारा वेस्ट करनी पड़ेगी टॉपिक के ऊपर। उसकी वजह क्या है कि आपने 5 to 6 मंथ के अंदर उस टॉपिक को कभी रिवाइज किया ही नहीं है, कभी नजर से गुजारा ही नहीं है। तो अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि जो आपने फर्स्ट मंथ के अंदर 2 सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किया है, उन सब्जेक्ट को आपने नेक्स्ट मंथ के अंदर 1 या 2 दिन आपने फिक्स करने हैं, और उसके अंदर आपने फर्स्ट 2 सब्जेक्ट जो आपने कवर किया है उनको आपने रिवाइज करना है। अगर आप ये चीजें नहीं करते तो आपको जो है यहां पर उनका जो कह लें कि यहां पर जो नताइज है उनके, वो आपके सामने ही होंगे। फिर
जब आप 5 या 6 महीनों के बाद जब दोबारा सब्जेक्ट की जब आप रिवीजन करेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि अब तो मैं चीज़ें सारी भूल चुका हूं, मुझे दोबारा से जो है वो यहाँ पर इसकी डिटेल्स पढ़नी पड़ रही है, तफसीलात की तरफ दोबारा जाना पड़ रहा है, टॉपिक को देन दोबारा यहाँ पर कवर करना पड़ रहा है। तो इससे बेहतर है कि आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करें। सिर्फ कह लें कि आप 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं, नेक्स्ट मंथ के अंदर 1 या 2 डे जो उसके लिए फिक्स कर ले, ठीक है, उसके अंदर आपने रिवाइज करना है फर्स्ट 2 सब्जेक्ट को, बस ये स्ट्रैटेजी आपने रखनी है। सब्जेक्ट को 5 to 6 मंथ के अंदर आपने 4 से 5 मरतबा जो है उसको रिवाइज कर लेना है, अच्छे तरीके से करना है। और जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा तो उस वक्त जनवरी के अंदर आप उन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, नॉलेज को भी पॉलिश करेंगे और चीज़ों को भी रिवाइज करेंगे और यहाँ पर राइटिंग स्किल के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए चीज़ें जो है यहाँ पर आसान हो जाएंगी। बस कहने का यही मतलब था कि जो आप 6 मंथ की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, जो स्टडी प्लान बना रहे हैं, उसके अंदर आपने रिवीजन वाला जो पोर्शन है उसको जो है स्किप नहीं करना। रिवीजन आपने साथ साथ बार बार चीज़ों की करते जाना है, ठीक है। उसके लिए आप अपना टाइम फिक्स कर लें, उसके लिए जब जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा चीज़ों को रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। लेकिन टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले या उनके ऊपर डिबेट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले हम एक लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर एब्स्ट्रैक्ट ऐसे की स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जितने भी अगर देखा जाए यहां पर पीएमएस एग्जाम्स उठाकर देखें, आपको लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सीएसएस के पेपर के लिए आपकी लिटरेरी स्टेटमेंट का प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, अगर आप मेन एग्जाम के अंदर आप नहीं चाहते कि हम यहां पर जो है लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करेंगे, आप ना करें। कम से कम अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग को फास्ट करने के लिए, आइडियाज को डेवलप करने के लिए लिटरेरी स्टेटमेंट का लाजमी जो है यहां पर जो है वो इसको जो है डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को डेली बेसिस के ऊपर यहां पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग यहां पर फास्ट नहीं हो सकती या आइडियाज डेवलप नहीं कर सकते। देखिए, मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जो लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट नहीं करते वो यहां पर अपने आइडियाज डेवलप नहीं कर सकते या ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकते। नहीं, मैं ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि ऑन द स्पॉट अगर आपको चाहें कि आपके दिमाग के अंदर यहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट हो, आइडियाज जल्दी आपके आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिटरेरी स्टेटमेंट। क्योंकि लिटरेरी स्टेटमेंट में होता क्या है कि हम अपने दिमाग को फ्री छोड़ देते हैं, मैदान के अंदर खुला छोड़ देते हैं और उसको मजबूर करते हैं सोचने के ऊपर कि जाओ और स्पोर्टिंग आर्गुमेंट्स पिक कर लेकर आओ, कहीं से लेकर आओ, चाहे रिलीजन से लेकर आओ, चाहे अगर देखो तो कह लेकर साइंस एंड डिस्कवरी से लेकर आओ, चाहे फिलोसफिकल कोई कह लेकर यहाँ पर स्पोर्टिंग आर्गुमेंट लेकर आओ, कोई लिटरेचर से यहाँ पर लेकर आओ, कोई भी इंडिविजुअल बेस्ड कोई एग्जाम्पल है वो लेकर आओ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन के ऊपर जो लिमिटेशंस है वो यहां पर हट जाती हैं। तो लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी जो है वो कोशिश करें कि इसको प्रैक्टिस करें डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास डैन रैदर की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, वो कहता है कि डोंट टाउंट द एलिगेटर अंटिल आफ्टर यू हैव क्रॉस्ड द क्रीक, ठीक है। अब क्रीक आपको पता है नदी को बोला जाता है और एलिगेटर तो आपको पता है कि मगरमच्छ को बोला जाता है। बात यहां पर यह की जा रही है कि जब तक तुम कोई नदी क्रॉस नहीं कर लेते तब तक तुमने यहां पर जो एलिगेटर है उसको यहां पर जो है वो कह ले के उसके ऊपर हमला नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल कोई कंकरी वगैरह नहीं मारनी, ठीक है। तो आपने यह समझना कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। कोई भी कह ले कि यहां पर नदी को क्रॉस करते हुए अगर कोई मगरमच्छ आ जाता है तो उसको आप क्या करेंगे? यहां पर कंकरी से नहीं मारेंगे, बल्कि आपने चुप करके उस नदी को क्रॉस करना है। और जब आप क्रॉस कर लें देन आप कुछ भी कर सकते हैं, देन आप बोल। अगर आप कोई शरारत करते हैं तो वो आपको नदी क्रॉस करने नहीं देगा मगरमच्छ। अब बात पता है यहां पर क्या की जा रही है? एलिगेटर का मतलब यह होता है कि यहां पर जो ताकतवर लोग हैं, या यहां पर आप कह लें कि कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप जवाब देना नहीं चाहते यहां पर, या आप जवाब नहीं दे सकते, वो भी हो सकते हैं। क्रीक का मतलब कहा जा रहा है, नदी का मतलब होता है यहां पर मुश्किल हालात, डिफिकल्ट सिचुएशन की बात की जा रही है।
जब आप मुश्किलात का सामना कर रहे हो तो तब कोशिश करें यहां पर इग्नोर और अवॉइड करने की कोशिश करें, पलट कर किसी को जवाब मत दें। अगर आपको कोई आपके ऊपर तनकीद कर रहा है, आपको तनकीद का निशाना बना रहा है, तो आपने पलट कर जवाब नहीं देना, क्योंकि आपका जो वक्त चल रहा है वो बहुत ज्यादा खराब है। और उस वक्त के अंदर अगर आपको पलट कर अगर आप किसी को जवाब देते हो तो समझ ले कि उस मुश्किलात से आप नहीं निकल सकते, सॉरी उन मुश्किलात से आप जो है नहीं निकल सकते। सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। तो मुश्किलात जब आपके सर के ऊपर मंडरा रही हो ना, तो रुक कर या पलट कर किसी का जवाब मत दे। लोग यहां पर बातें करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन आपने पलटकर जवाब नहीं देना जब तक आप उन मुश्किलात से बाहर ना निकल जाएं। अब बात करते हैं यहां पर हमारे एस्पिरेंट्स की। अब हमारे एस्पिरेंट्स को डेली बेसिस के ऊपर जब वो सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो मल्टीफेरियस डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। स्पेशली अगर बात की जाए यहां पर गर्ल्स की, फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे, फैमिली प्रेशर यहां पर रहेगा। अगर हम यहां पर स्टडी की बात करें तो रीडिंग का मसला आ सकता है, यहां पर राइटिंग का मसला आ सकता है, किसी को लेक्चर यहां पर नहीं मिल रहे, कोई यहां पर अफोर्ड नहीं कर पा रहा, ठीक है, किसी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, किसी का नॉलेज पॉलिश नहीं हो रहा, कोई यहां पर जो है वो कह ले कि क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल एबिलिटी को यहां पर डेवलप नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए यहां पर एस्पिरेंट्स को मल्टीफेरियस, मैंने पहले भी कहा कि डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। अब यहां पर जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपने उनको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। अब फैमिली के अंदर क्या होता है, गर्ल्स को बोला जाता है या लड़कों को भी यहां तक बोला जाता है, भाई सीएसएस जो है ना एक किस्मत की बात है, लक की बात है। अगर आपकी किस्मत हुई तो आप कर लोगे, अदरवाइज आपको धक्के ही खाने पड़ेंगे। तो इन लोगों से बचना है जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं, उनसे आपने बचना है, ठीक है। फैमिली वाले कभी क्या बोलेंगे, ये तो सीएसएस कर रहा है, नहीं कर पाएगा, ये है वो है, बहुत सारी चीजों आपको जो है वो कह लेके सुननी पड़ेंगी, आपको जो है वो तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है, जब आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब आपने अपने आप को यहां पर साबित करना है, ठीक है, और उन लोगों का यहां पर मुंह बंद करना है जो आपके ऊपर यहां पर बुरे वक्त के अंदर आपके ऊपर तनकीद करते थे, आपके ऊपर यहां पर उंगलियां उठाते थे, जिनको आप यहां पर जवाब नहीं दे सकते थे। अब होगा क्या कि अगर आप यहां पर जवाब देंगे और नदी क्रॉस करते हुए अगर मगरमच्छ को छेड़ेंगे तो क्या वो आपको यहां पर नदी क्रॉस करने देगा? कभी भी नहीं करने देगा। तो यही बात यहां पर की जा रही है कि मुश्किल जब हालात हो ना, जब आप मुश्किलात का सामना कर रहे हो, तो आप दो चीजें आप करें, अवॉइड और इग्नोर करना है आपने, और अपने रास्ते के ऊपर आपने चलते जाना है, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि खुद ही जो है वो जितने भी जो है यहाँ पर तनकीद करने वाले लोग हैं उनको खुद ही आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो उस काबिल आपने अपने आप को बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपने इस स्टेटमेंट को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। देखें हम जो है यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करते करते हमारा जो फर्स्ट अगर देखा जाए पोर्शन है तो वो काफ़ी जो है यहाँ पर कह लें कि यहाँ पर लेंथी हो जाता है, लेकिन काम की चीज़ें होती है, आपको मोटिवेट करने के लिए होती हैं, ठीक है। कोई भी इसके अंदर अगर देखा जाए तो कोई हम फालतू की चीज़ डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अगर देखें कोई भी आप सिविल सर्विस एग्जाम की अगर प्रेपरेशन कर रहे हैं ना, कुछ भी आप रीड कर रहे हैं, कुछ भी आप सुन रहे हैं, कुछ भी का मतलब है जो हमारे स्टडी के रिलेटेड है, ठीक है, कुछ भी लिख रहे हैं तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर, आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और मैं सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है मलिया लोधी साहिबा का है। आपको पता है कि यहां पर वीकली बेसिस के ऊपर एक आध टॉपिक मलिया लोधी साहिबा का लाजमी आता है, जिसके ऊपर हमारा एनालिसिस रहता है, हमारी डिबेट रहती है। अब यहां पर एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, पीस बाय पीस सिमेट्रिक इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, असेसिंग द लिमिट्स ऑफ द मिलिट्री फोर्स एंड द मैकेनिक्स ऑफ 2026 यूएसए ईरान ट्रूस की बात की जा रही है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है उनको तो पता है कि हम कह लें कि जो यूएसए और ईरान के दरमियान में जो वॉर हुई है उसको इन डेप्थ में जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका एनालिसिस कर चुके हैं, उसके ऊपर डिबेट कर चुके हैं। अभी उसका जो हमारे पास लास्ट सिनेरियो चल रहा है वो ये है कि अभी जो 19 जून को यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन जो एग्रीमेंट साइन होना था वो नहीं हुआ, उसके ऊपर भी टॉपिक है इसके अंदर। बेसिकली मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो मलिया लोधी साहिबा वाला ये टॉपिक है, इसके ऊपर जो हमारा एनालिसिस है या डिबेट है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। तो जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है, जस्ट फॉर रिवीजन आपने इसको लेना है, ठीक है। चीजें आप नोट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप जो है अपनी नोट्स मेकिंग कर चुके हैं, ठीक है।
अब यहां पर हमारे पास जो सेकंड टॉपिक रहेगा, जो फर्स्ट वाले हैं वो इस चीजों को लाजमी नोट करेंगे। सेकंड अटेम्प्ट हमारे पास रहेगा, सेकंड जो टॉपिक रहेगा हमारे पास, शेफर्ड्स यूएसए ईरान पीस पुश इन फ्रॉस्टी क्लाइम। फ्रॉस्टी क्लाइम्स का मतलब होता है बर्फीले जो माहौल के अंदर, बर्फीले माहौल के अंदर पाकिस्तान ने फिर भी अपनी सफारतकारी को यहां पर कंटिन्यू रखा। अब हो क्या रहा है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। यहां पर द लेक ल्यूसरन की बात की जा रही है, स्नैक। अब आपको पता है कि लेक ल्यूसरन बेसिकली स्विट्जरलैंड के अंदर है, आपको यह भी पता है। बर्गन स्टॉक जो आपका रिजॉर्ट है ना, उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहां पर जो है समिट होनी थी 19 जून को, बेसिकली फ्राइडे वाले दिन, लेकिन आपको पता है कि वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं कि वो आपकी जो है वो समिट क्यों यहां पर जो है वो कैंसिल हुई, उसकी रीजन भी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए ट्रंप्स रिटाइलेटरी जो है यहां पर रेटोरिक एंड द इंटरप्शन ऑफ द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल फेज। अब यहां पर जो 19 जून को जो समिट होनी थी वो बेसिकली यहां पर संडे वाले दिन 21 जो है यहां पर जून को कंडक्ट की गई। अब ये जो है यहां पर जो बेसिकली लेक ल्यूसरन समिट है, ये हमें कोलैप्स होते हुए नजर आई। अब इसके पीछे रीजन क्या बताई जा रही हैं, उन रीजन को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। जो 80 मिनट्स तक जो है ये कह ले के समिट जो है वो कंटिन्यू रही, उसके बाद जो है इसको जो है यहां पर खत्म कर दिया गया या रोक दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक न्यू डेवलपमेंट है, इसको आप लाजमी ऐड करेंगे जितने भी न्यू हमारे या पुराने स्टूडेंट्स हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास है न्यू चैलेंजेस की बात की जा रही है। यहां पर हम बात करेंगे बेसिकली इस्लामाबाद मेमोरेंडम एंड बियॉन्ड, इससे हटकर बात करेंगे बैलेंसिंग एक्सटेंडेड डेटरेंस। अब यहां पर जो एक्सटेंडेड जो हमारे पास डेटरेंस है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एक्सटेंडेड जो हमारे पास डेटरेंस है ये क्या चीज है, ये जो फ्रेज यूज किया गया। अब ये देख ले कि आपके पास सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान में सितंबर 2025 के अंदर यहां पर जो होते हैं वो क्या होता है, इनके दरमियान में डिफेंस पैक्ट होता है। अब आपको पता है कि एनपीटी का वो रुकन है, मेंबर है, लेकिन पाकिस्तान यहां पर न्यूक्लियर स्टेट है, तो पाकिस्तान यहां पर क्या कर रहा है, अपने स्टेट से हटकर जो है दूसरे कंट्री के यहां पर प्रोटेक्शन कर रहा है। अगर उसके पास ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान भी जो है वो अटैक करेगा, जो अटैक कर रहा है सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो ये आपको पता है कि तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक स्टेट के ऊपर हमला जो है वो दूसरे स्टेट के ऊपर हमला समझा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक्सटेंडेड डेटरेंस। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन अलाइनमेंट इन द मिडल ईस्ट। अब बात करेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान का बैलेंसिंग एक्ट, पाकिस्तान के अगर देखा जाए डिप्लोमेसी। अब यहां पर बात की जा रही है कि एक सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के, दूसरी तरफ ईरान के साथ, तीसरा अगर देखा जाए यूएई के साथ, अगर देखा जाए थर्ड नंबर पर तो टर्की के साथ, फोर्थ नंबर अगर बात की जाए यहां पर तो वो हमारे पास रहेंगे यहां पर इजिप्ट के साथ। तो ठीक है, तो हम यहां पर हमारे पास 4 केस स्टडी रहेंगे, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिनके पाकिस्तान के साथ हमें रिलेशंस डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर पाकिस्तान के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट पर हमारे पास जो यहां पर टॉपिक रहने वाला है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर जो बजट के अंदर जो यहां पर इसके लिए जो अमाउंट फिक्स की जा रही है उसको कम कर दिया गया, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। बात की जा रही है यहां पर कॉस्टली कट द इकोनॉमिक्स ऑफ द क्लाइमेट अडॉप्टेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन, कि पाकिस्तान जो है लेस कंट्रीब्यूटर है, लेकिन भी पाकिस्तान फिर भी जो है यहां पर मिटिगेशन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, हालांकि इसको अडॉप्टेशन के ऊपर टाइम वेस्ट करना चाहिए। सीधी सी बात है, अब टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर अडॉप्टेशन के ऊपर काम करेगा, तो यहां पर जो है वो कहला टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं, यहां पर मिटिगेशन के चक्कर में पड़े हुए। साल ब साल हमें यहां पर जो है $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है। 2022 वाला जो फ्लड हमें देखने को मिला, यहां पर $30 बिलियन प्लस हमें डॉलर का नुकसान हुआ। आज हमारे डैम होते, आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते, तो हमें वो इतना लॉस जो है ना होता। हम क्या कर रहे हैं, मिटिगेशन के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि हमें जरूरत है अडॉप्टेशन की। और ये चीज हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर जो बजट फिक्स किया जा रहा है उसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। ठीक है, तो अब यहां पर एनालाइजिंग पाकिस्तान, यहां पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कट्स एंड उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी लास्ट में वोकैब डिस्कस करते हैं। डॉन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम यहाँ पर जो है वो कह लेके चूज करते हैं, चूज करने के बाद यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डोमेस्टिक लैंग्वेज में भी अंडरस्टैंड करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, और 2 सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स के साथ। ठीक है, तो आप अपनी यहाँ पर नोटबुक अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने भी डेली बेसिस के ऊपर हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो आप अपने नोटबुक के अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है मलिहा लोधी साहिबा का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारी चीजें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, एनालिसिस कर चुका हूं, इनके ऊपर डिबेट मैं अपनी कर चुका हूं। ठीक है, इसका यहां पर ओवरव्यू लेंगे सारी चीजों का, और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है वो चाहे इसको जो है वो कल के जस्ट आपने रिवीजन के लिए लेना है, आप चीजें चाहे आप नोट ना करें, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अपना एनालिसिस लाजमी लेगा, चीजों को भी लाजमी नोट करेंगे। ठीक है, एक चीज तो यहां पर क्लियर होगी। सबसे पहले अगर देखा जाए सिमेट्रिक इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है। देखें मॉडर्न दौर के अगर देखा जाए, जिस तरह यहां पर ईरान ने स्टैंड किया और जिस तरह ईरान की तरफ से एसिमेट्रिकल वॉर हमें वॉरफेयर देखने को मिली, और जिस तरह इसने मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को यहां पर निशाना बनाया, इस चीज को यहां पर आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। देखें अब हो क्या रहा है कि द फ्रेजाइल यूएसए ईरान ट्रूस। अब फ्रेजाइल कभी कभी यहां पर फ्रेजाइल भी इसको बोला जाता है, लेकिन हम इसको फ्रेजाइल बोलेंगे। फ्रेजाइल यूएसए ईरान ट्रूस, ट्रूस का मतलब होता है यहां पर एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद अब फैलेसी, आपको पता है कि यहां पर नाकामी की बात की जा रही है, एसिमेट्रिक फोर्स, और किसकी बात की जा रही है, बेसिकली ग्लोबल पावर की जो मिलिट्री पावर है, सॉरी जो हम यूएसए की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात की जाए। एंड टर्म फ्रेमवर्क हमें देखने को मिल रहा है, आपको पता है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया गया यहां पर वेंसडे वाले दिन, इलेक्ट्रॉनिकली जो है साइन होते हुए हमें नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी, ईरान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने यहां पर साइन किया। ठीक है, यह चीज कवर होगी। अब उसके बाद जो है 19 जून को यहां पर जो है वो समिट होनी थी, फ्राइडे वाले दिन, इसको जो है यहां पर साइन करना था, लेकिन जो है यहां पर कह लें कि वो समिट कैंसिल हो गई थी। ठीक है, उसकी रीजन क्या थी वो भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अब इंट्रोड्यूस टू स्टेप पीस प्रोसेस की अगर यहां पर बात की जाए, आपको पता है कि 4 मंथ हो चुके हैं वॉर को, 4 मंथ के बाद भी हमें यहां पर अगर देखा जाए तो 60 डे के लिए जो आप ये समझ रहे हो कि सीज फायर को यहां पर एक्सटेंड किया गया, क्योंकि ये आपका एंड टर्म एग्रीमेंट है, परमानेंट एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ, और परमानेंट एग्रीमेंट की तरफ जाने के लिए ये 60 डे का हमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता हुआ नजर आए, जो कि हम अपने यहां पर आज से कोई 15-20 लेक्चर आप पीछे जाकर देखेंगे तो ये हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज भी है। सेकंड टॉपिक, अगर इसके अंदर होगा क्या, बेसिकली ईरान क्या करेगा, यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करेगा, यहां पर जो नेवल ब्लॉकेड हमें जो देखने को मिल रहा है यूएसए की तरफ से, उसको यहां पर जो है वो कह के यहां पर हटाएगा या विड्रॉ करेगा, और उसके बाद जो है ऑयल एक्सपोर्ट जितने भी है वेवर्स यहां पर उसको रैत दी जाएगी, किसको दी जाएगी, बेसिकली ईरान को दी जाएगी कि वो अपना ऑयल यहां पर एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए कि यूएसए की स्ट्रैटेजिक जो है यहां पर हमें डिफीट देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एनालिस्ट, या यहां पर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की अगर बात की जाए। ठीक है, जितना भी आप यहां पर जो इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें तो आपको एक चीज ही देखने को मिलेगी, तो यहां पर जो है ईरान आपको विन करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैदान के अंदर देखें भी तब भी, अगर यहां पर टेबल के ऊपर देखें तब भी यहां पर विन करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक चीज यहां पर क्लियर होगी, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट चीज रहेगी द फेलियर ऑफ मिलिट्री सुपीरियरिटी। अब आप यहां पर देखें कि वॉर डेमोन्स्ट्रेट्स द लिमिट्स ऑफ एब्सोल्यूट मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर किसकी है यहां पर, जो है वो कह ले के अमेरिका की, यूएसए की। यहां पर जो 28 फेब को ऑपरेशन एपेक फुरी स्टार्ट किया गया, किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया गया, यहां पर ईरान के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया, और यहां पर टॉप मिलिट्री लीडरशिप को यहां पर निशाना बनाया गया। तो यहां पर ये देख सकते हैं, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो यहां पर जो कह लें कि वॉशिंगटन के जो ऑब्जेक्टिव थे, जिस तरह यहां पर वॉर स्टार्ट की गई, तो उसमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव था वो रजीम चेंज वाला था। हालांकि रजीम चेंज के ऊपर मैंने अपना लेक्चर दिया हुआ है, प्रॉपर एनालिसिस दिया था कि यहां पर रजीम चेंज करना इम्पॉसिबल है। आप वो लेक्चर उठाकर देखें, आपको पता चलेगा। रजीम चेंज के ऊपर अलग से आपको लेक्चर मिलेगा, और मैंने तब भी कहा था कि ईरान के अंदर रजीम चेंज करना इम्पॉसिबल है, और वही चीज हमें देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा तो ये हुआ, हमने एनालिसिस किया था कि रजीम चेंज करना काफी मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज भी है। इंक्लूडिंग सबसे पहले रजीम चेंज की बात करेंगे, उसके बाद अगर देखा जाए तो डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो नेशनलिज्म हमें मजबूत देखने को मिली, और यहां पर स्टैंड जो कर रहा था ईरान। ठीक है, ईरान अगर देखा जाए कौम परस्ती में अगर देखा जाए, जिस तरह नेशनलिज्म हमें देखने को मिला और जिस तरह पूरी कौम मुत्तहद होकर खड़ी रही, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पर, और इसी चीज ने यहां पर क्या किया, ईरान को स्टैंड करने के ऊपर मजबूर किया, और स्टैंड किया भी। ठीक है, अब अगर देखा जाए स्ट्रैटेजिक इक्वलाइजर की बात की जाए, तो मॉडर्न वॉरफेयर ने एक चीज तो यहां पर क्लियर कर दिया कि चाहे स्मॉल स्टेट है, चाहे यहां पर कह बिग पावर्स हैं, जितने भी ग्लोबल पावर्स हैं, उनके दरमियान एक चीज तो हमें देखने को मिली कि
यहां पर अब जिस तरह हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, जिस तरह एआई हमें देखने को मिल रही है, तो अब स्मॉल स्टेट्स के पास भी जो है एसिमेट्रिकल इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज हैं या अटैकर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर वो स्टैंड कर सकता है। अब यहां पर ग्लोबल पावर्स के लिए एक यहां पर बड़ा चैलेंज रहेगा, और वो ये है कि यहां पर ग्लोबल पावर्स टू इजीली इंपोज टर्म्स ऑन स्मॉलर, तो वो अपने यहां पर जो जितने भी स्मॉलर स्टेट्स हैं उनके ऊपर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता, उसको उसके लिए जो है यहां पर कीमत चुकाना पड़ेगी। और वो कीमत क्या हो सकती है, यहां पर सबसे पहले इकोनॉमिक कीमत यहां पर चुकाना पड़ सकती है, यहां पर एसिमेट्रिक मिलिट्री कॉस्ट यहां पर बर्दाश्त करना पड़ेगी, तब भी जाकर जो है अपना वो स्मॉलर स्टेट के ऊपर अपना जो है वो कह लेके इन्फ्लुएंस या प्रेशर बिल्ड कर पाएगा। लेकिन वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिली। ठीक है, मैदान के अंदर भी हारता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद टेबल के ऊपर भी हारता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बात मैं नहीं कह रहा, बेसिकली ये बात कही जा रही है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो ये चीज है। अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास है अमेरिकन वल्नरेबिलिटीज एंड ट्रम्प्स टैक्टिकल रिट्रीट की बात की जा रही है। देखिए इकोनॉमिक कैटलिस्ट की अगर बात की जाए, डिस्पाइट क्लेमिंग अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स इन 90 डेज, अगर देखा जाए 90 दिन के अंदर ट्रंप ने यहां पर तकरीबन 40 मरतबा कह चुका है कि भाई यहां पर एग्रीमेंट होने वाला है, डील होने वाली है, डील हो चुकी है। यहां पर यही चीजें हमें देखने को मिल रही, अगर डील नहीं हुई तो हमला किया जाएगा, ये चीजें हमें देखने को मिली। ठीक है, टू काम वॉलटाइल मार्केट, अब यहां पर जो मार्केट्स यहां पर एकदम से बढ़ रही हैं उनको यहां पर बेसिकली ठंडा करने के लिए इसने ये स्टेटमेंट जो है बार बार बोलता हुआ जो है वो नजर आया। अब यह चीज यहां पर ईरान की तरफ से कही गई कि ट्रंप जिस तरह की स्टेटमेंट देता है, या साइकोलॉजिकल वॉर भी यहां पर कहा गया या मेंटल वॉर भी कहा गया, कि बेसिकली जो ट्रंप यहां पर स्टेटमेंट देते हैं ये एक मार्केट मैनिपुलेशन भी कहा जाता है इसको। और ये चीज किसने कही, यहां पर ईरान ने कही, कि जब यहां पर स्टेटमेंट देता है डील हो रही है तो एकदम यहां पर हमें मार्केट बैठते हुए नजर आ रही है, नहीं तो एकदम से प्राइसेस ऊपर जा रही होती है। ठीक है, ये चीज भी है। तो हमें यह भी देखने को, मिड टर्म इलेक्शन है, लायबिलिटी, आपको पता है कि यहां पर अगर देखा जाए तो यूएसए के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर के अंदर। तो अब अगर देखा जाए डोमेस्टिकली रिपब्लिकन पार्टी जो है, राइट विंग जो हमें पार्टी नजर आती है, जो कंजर्वेटिव है, उसको यहां पर चैलेंजेस या इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है, यहां पर किस वजह से करना पड़ रहा है, ट्रंप की जो है यहां पर पॉलिसीज की वजह से करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं कि इसका भारी जो है यहां पर खमियाजा भुगतना पड़ रहा है रिपब्लिकन पार्टी को। ठीक है, अब अगर देखा जाए अबंडिंग वाशिंगटन रेड लाइंस, अब यहां पर जो कह लें कि यहां पर G7 समिट हुई है, जो हम अपना एनालिसिस इसके ऊपर जो है वो दे चुके हैं, इसके ऊपर हम डिबेट कर चुके हैं G7 समिट के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि ट्रंप ने बेसिकली यहां पर कहा कि भाई एक तो यहां पर जो है ईरान जो बैलिस्टिक मिसाइल रख सकता है, क्योंकि रख सकता है क्योंकि बाकी स्टेट्स के पास भी है, तो वो यहाँ पर जो हमें चीज़ें नज़र आ रही थी वो भी जो है यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, एक तरफ तो यह भी कहा जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स रख सकते हैं, डोमेस्टिक न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ही। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कही जा रही है नेबरिंग स्टेट्स पोजेसेस आइडेंटिकल कैपेबिलिटीज, और इस तरह कहा कि जो यहाँ पर दूसरे कंट्रीज हैं जो हमसाया ममालिक है उनके पास भी है ये चीज़, तो ये चीज़ भी यहाँ पर कही गई है। ठीक है, और ये चीज़ डिफेंस में बेसिकली यहाँ पर कही गई ट्रंप की तरफ से। ठीक है, तो ये हमें G7 समिट के ऊपर चीज देखने को मिली, यहां पर कहा गया कि भाई ईरान बैलिस्टिक मिसाइल रख सकता है। ठीक है, ये चीज भी है। अब यहां पर ईरान लॉन्ग गेम एंड अगर देखा एसिमेट्रिक लिवरेज, अब यहां पर आपने अंडरस्टैंड करना है कि ईरान ने बेसिकली ये वॉर किस तरह विन की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। चलो यहां पर कौम की हमें अंदर एक यूनिटी देखने को मिली, इत्तेहाद हमें देखने को मिला जिसकी बेस के ऊपर ईरान ने स्टैंड किया, लेकिन यहां पर जो टारगेट किया ना इसने क्या किया, ईरान ने ग्लोबल एनर्जी को एज ए वेपन यूज किया, एज ए टूल यूज किया वॉर को विन करने के लिए, है ना। ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इसने बोला इंपैक्ट डालो, वॉर हमारे हाथ में, हम ही इसके विनर होंगे, चाहे टॉप लीडरशिप यहां पर जो है इसको अपने हाथों से गंवाना पड़ी। ठीक है, अब इसने गवाह दी, वो तो कोई इसमें दो राय नहीं कि उसने वाकई जो है जितनी भी टॉप लीडर थी यहां पर वो सारी हमें जो है यहां पर मिस होते हुए नजर आई। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि चोक पॉइंट वेपन की बात करेंगे। अब हो क्या रहा है कि इसने क्या किया कि ग्लोबल एनर्जी को कैसे एज ए वेपन यूज किया कि इसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को टोटली बंद कर दिया। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब बंद कर दिया भाई, 20% यहां पर ऑयल जो दुनिया का यहां पर एक्सपोर्ट रहा है भाई, एकदम से जब बंद हुआ, पर्शियन गल्फ से यहां पर जो है वो कह ले के पूरा जा रहा है मिडिल ईस्ट से, ईरान की तरफ से यहां पर वॉर पूरा यहां पर ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एकदम जो है इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। और यहां पर आप देखेंगे कि फिर ऑयल की प्राइसेस बढ़ते हुए आपके सामने थी। फिर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो 400 तक हमें पेट्रोल मिल रहा था यहां पर। ठीक है, तो इतनी यहां पर प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए, जो 120 to 130 150 डॉलर बैरल हमें देखने को मिली यहां पर प्राइस। ठीक है, तो ये इसने बोला कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर यहां पर क्या करो,
जो प्रेशर डालो, पूरा जो है पूरी दुनिया यहां पर जो उठ खड़ी होगी और यहां पर बार बार किसके ऊपर दबाव डालेगी, यूएसए के ऊपर, ग्लोबल पावर के ऊपर प्रेशर डालेगी कि इस वॉर को यहां पर रोको, और इस तरह हम यहां पर विनर हो गए, हम यहां पर वॉर को जीत जाएंगे स्ट्रैटेजिकली। अब देखें टैक्टिक्स यहां पर देखें, यहां पर मिलिट्री स्ट्रैटेजी देखें। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर क्या होते हैं, जब आप मिलिट्री स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, सामने वाले को यहां पर तबाह करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसके घर में घुसकर मारते हैं, बल्कि उस सामने वाले की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को आप क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जब आप सामने वाले की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को आप डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो खुद जो है घुटनों के बल बैठ जाता है और वो यहां पर जो हार मान लेता है। ठीक है, यही चीज हमें यहां पर देखने को मिली। अब यहां पर है हमारे पास जो बेसिकली कैलकुलेटेड डी-एस्केलेशन की बात की जाए। अब ऐसा नहीं था कि ईरान जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, ऐसा नहीं था। ईरान को अगर देखा जाए तो यहां पर सामना करना पड़ रहा था किस चीज का, हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि जब यहां पर वॉर स्टार्ट हुई 28 फेब से पहले ईरान के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके थे। उसकी रीजन क्या थी, इन्फ्लेशन वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा था, और बाद में इन प्रोटेस्टर्स को हवा दी गई। और हवा देने वाला बंदा कौन था यहां पर, जिसको एग्जाइल किया गया, और वो कौन था यहां पर, मोहम्मद रिजा पहलवी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या किया, उसके बेटे ने यहां पर क्या किया, पहलवी के बेटे ने यहां पर जो है और ज्यादा मामले को बिगाड़ दिया, तो प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गए। वजह क्या थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो सवेयर शिपिंग कॉन्ट्रेस्ट यहां पर रुकावटें देखने को मिली, ग्लोबल मार्केट्स तक जो एक्सेस नहीं मिल रही थी, तो ईरान को भी यहां पर कहीं ना कहीं पर जो एग्रीमेंट की तरफ आना पड़ा, नहीं तो अब कंट्री पूरा जो है डिफॉल्ट की तरफ या कोलैप्स करने वाला है। तो इस वजह से फिर इसको जो है एग्रीमेंट की तरफ आना पड़ा। डिप्लोमेटिक विक्ट्री की अगर बात की जाए, भाई सीधी सी है, डिप्लोमेटिक अगर विक्ट्री की बात की जाए तो किसकी हुई है, यहां पर ईरान की। मैदान के अंदर भी जीत गया, यहां पर टेबल के ऊपर भी जीत गया। अब टेबल के ऊपर वही पॉइंट्स है, देखो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के ऊपर बात हो रही थी, उसको साइड पर रख दिया गया। यहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट की बात की गई, उसको साइड पर रखा गया, और उसको किसके अंडर दे दिया गया, यहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर दे दिया गया कि उसको ये क्या करेगा, यहां पर डाउन ब्लेंडिंग करेगा, मींस इसके एनर्जी की जो कैपेसिटी उसको काम करके इसको वेस्ट करेगा या जाया करेगा। सैंक्शन रिलीफ मिल रहे हैं, ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, रजीम चेंज नहीं हुई है, यहां पर प्रॉक्सी ग्रुप्स जो है यहां पर 14 पॉइंट्स के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर ये भी देख सकते हैं, प्रोवाइडिंग रेजिलियंस ऑफ इट्स निगोशिएटिंग पोजीशन, तेहरान सिक्योर्ड सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग पाथवेज फॉर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। एंड अब यहां पर $300 बिलियन की भी बात की गई। ठीक है, तो यहां पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप देखेंगे कि यहां पर पूरा जो है अगर देखा जाए हमें जो वो सिनेरियो जो देखने को मिल रहा है, तो टोटली अगर देखा जाए स्ट्रैटेजिकली जो विनर है वो यहां पर ईरान रहेगा। ठीक है, ये चीज बेसिकली कही जा रही है यहां पर। अब यहां पर अगर देखा जाए रीजनल स्पॉइलर, जो रीजनल यहां पर रुकावट पैदा करने वाले हैं बेसिकली, अब अगर देखा जाए तो उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होरिजोन। अब इस एग्रीमेंट के अंदर सबसे बड़ी जो हर्डल है, जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपका इजराइल। इजराइल नहीं चाहता कि यहां पर यह एग्रीमेंट हो। अब इसी चीज ने यहां पर क्या किया, यहां पर टेंशन एस्केलेट कर दी ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर। भाई ट्रंप ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, ईरान बोल रहा है कि बार बार लेबनान के अंदर अटैक को रोको। आपको भी पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर ईरान के अंदर कोई ईरान के साथ कोई स्टैंड कर रहा था, वो यहां पर था लेबनान। अब लेबनान यहां पर अगर देखा जाए, लेबनान क्यों था भाई, क्योंकि हिजबुल्लाह उधर था। तो हिजबुल्लाह था, पहले भी ब्लेम लगाया जा रहा है ईरान के ऊपर, भाई ये प्रॉक्सी ग्रुप को यहां पर सपोर्ट करता है, और वो प्रॉक्सी ग्रुप कौन सा है, हिजबुल्लाह है, हमास है, हौदीज है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अब यहां पर क्या हुआ कि इजराइल कह रहा है कि भाई जो एग्रीमेंट आप साइन कर रहे हैं हम इसको फेवर नहीं देते, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज वाला पॉइंट ही नहीं है, प्रॉक्सी वाला पॉइंट भी नहीं है, रजीम चेंज भी नहीं हुई यहां पर। तो आप किस तरह जो है यहां पर एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर फिर जो है ट्रंप ने फिर क्रिटिसाइज किया कि भाई आप लेबनान के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं इसको रोको, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, विदाउट एनी रीजन आप यहां पर अटैक कर रहे हैं। तो जेडी वैंस ने भी यहां पर काफी क्रिटिसाइज किया। ठीक है, तो ये चीज भी हम यहां पर देख सकते हैं, इनके अंदर तीनों के हमें तीनों पॉइंट्स के अंदर इसका ओवरव्यू ले लिया। स्पॉइलर थ्रेट के अगर डिस्क्राइब्ड है मैलाइन प्रेजेंस अपोज टू एनी स्टेबलाइजेशन ऑफ द इरानियन फाइल। ठीक है, इजराइल पोजेस द यहां पर मोस्ट इमीडिएट थ्रेट टू द एग्रीमेंट बाय एक्टिवली वायलेटिंग एंड डिफाइंग द पैरेलल सीज फायर एंड सदर्न लेबनान। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर माइलस्टोन ऐड की बात की जाए तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पीस प्रोसेस रिलाइज ऑन द अपकमिंग टेक्निकल फेज। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर देखा जाए यहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट की बात की जा रही है कि जिसको यहां पर डिस्ट्रॉय किया जाएगा, वेस्ट किया जाएगा, किसके अंडर किया जाएगा, बेसिकली यहां पर IAEA इंटरनेशनल, यहां पर हमारे पास एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंडर बेसिकली यहां पर क्या किया जाएगा, इसको पूरा जो है डाउन ब्लेंडिंग किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, वेस्ट किया जाएगा, एंड किया जाएगा इसको। ठीक है, ये एनर्जी जितना भी यहां पर हमारे यूरेनियम एनरिचमेंट हमें स्टॉक पाइल देखने को मिल रहा है ईरान के पास। ठीक है, तो ये चीज है। अब बात कर लेते हैं यहां पर लेक ल्यूसरन की बात करते हैं, यहां पर जो समिट हुई है
अब ये आपको पता है यहां पर कोलैप्स हो चुकी थी। अब ये कब हुई है? यहां पर 21 यहां पर जून को ही, ठीक है। ये चीज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको पता है कि ये जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका टाइटल है, जिसका अनुमान है एग्रीमेंट का, जो 14 पॉइंट्स थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर अगर देखें आप तो ये वेडनेसडे वाले या थर्सडे वाले दिन इलेक्ट्रॉनिकली इस एग्रीमेंट को यहां पर साइन कर लिया गया, ट्रंप की तरफ से, ईरान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब यहां पर साइन कर लिया गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि 19 जून को इसको बेसिकली यहां पर फिजिकल मिलकर जो है बाकी जो है फर्दर टेक्निकल फेज आप समझ ले, ये था कि इसको जो है अमर दरामद कराने के लिए या इंप्लीमेंटेशन जो है इसकी जो हमें गैप नजर आ रहा था उसको यहां पर काम करने के लिए इसको क्या किया गया, यहां पर भी आगे फॉर्मलाइज मीटिंग होनी चाहिए, समिट होनी चाहिए, ताकि जो है इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जा सके, ठीक है। अब हुआ क्या कि 19 जून को यहां पर 19 जून को यह समट यहां पर होनी थी, लेकिन हुआ क्या यहां पर फ्राइडे वाले दिन, लेकिन यह समट यहां पर क्या हुई, कैंसिल कर दी गई। उसकी वजह क्या थी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिकली से पहले साइन कर लिया गया। अब यह समट हुई जो है आपकी 21 जून को हुई, और ये कब हुई ये कब हुई बेसिकली यहां पर संडे को हुई। और संडे का अगर देखा जाए तो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन था वो आपका पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, CDF आसिम मुनीर साहब, ठीक है, आसिम मुनीर साहब, और उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर जो है वो कह लें कि USA की तरफ से जैरेड कश्नर ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल थे। उसके साथ अगर देखा जाए जेडी वैंस हमें देखने को मिले जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA है। उसके बाद ईरानियन डेलीगेशन, अरब अराक्शी वगैरह, ये सारे जो हमें यहां पर देखने को मिले। तो इस तरह जो है यहां पर हमें मीटिंग देखने को मिली। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये हुई, डेवलपमेंट ये हुई कि जो यहां पर जो कह लें कि ये लैक ल्यूसरन समिट है यहां पर कोलैप्स कर गई। यहां पर इसकी रीजन क्या है ये भी देखेंगे। अब अगर देखा जाए ब्रीफ टेक्निकल स्टैंड ऑफ जो हमें देखने को मिला, अब मेडिएटर पाकिस्तान, कतर एंड स्विट्जरलैंड यहां पर होस्ट कर रहे थे, दोनों कतर और पाकिस्तान। लेकिन द हाई लेवल टेक्निकल टॉक्स कोलैप्स एंड वर पॉज्ड आफ्टर 80 मिनट्स। 80 मिनट्स के बाद यह समिट यहां पर कोलैप्स कर गई या इसको रोक दिया गया। उसकी रीजन क्या बताई जा रही है अब यहां पर डिस्कस करेंगे। अब रॉटर एजेंसी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसका फर्दर जो है टेक्निकल फेज होगा या आगे मीटिंग होगी, ठीक है, अभी तक इसको रोक दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहां पर वजह क्या नजर आ रही है, एक आप देखेंगे डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन का, अगर देखा जाए जितने भी डेलीगेशन थे वो सारे यहां पर जो है वो अवेलेबल थे, ईरान की तरफ से भी, यहां पर USA की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी, यहां पर कतर की तरफ से भी, है ना, ये सारे लोग यहां पर मौजूद थे, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे बेसिकली यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की यहां पर जिस तरह हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिली, ठीक है, और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमें जो थ्रेट्स देखने को मिले, एसिमेट्रिक यहां पर एम्बिशंस की बात की गई। अब यहां पर हुआ क्या कि ट्रंप की तरफ से बार बार एक ही चीज यहां पर कही जा रही थी कि भाई अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर नहीं ओपन करते, अगर आप एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं करते तो आपके ऊपर दोबारा हमला किया जाएगा। उसके साथ साथ प्रॉक्सी ग्रुप से ऊपर भी बात की गई। If Tehran did not immediately halt its regional proxies, अगर नहीं रोकेगा, हिजबुल्लाह की बात की जा रही है लेबनान के अंदर, तो फिर दोबारा जो है ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज टेक ओवर की बात की जा रही है कि अगर यहां पर क्या होगा कि ट्रंप डिक्लेयर्ड द USA गार्डियन एंगल होगा, यहां पर बेसिकली एंजल होगा ऑफ द यहां पर मिडल ईस्ट एंड थ्रेटन दैट इफ ईरान क्लोज द वाइटल एनर्जी चोक पॉइंट, अगर यहां पर पूरा का पूरा अगर बंद करता है तो भाई यहां पर जो पूरा कंट्रोल है वो कौन लेगा, यहां पर USA लेगा। लेकिन यहां पर यह भी कहा है कि यू वोंट हैव अ कंट्री, तो तुम्हारे पास कोई मुल्क नहीं बचेगा, सीधी सी बात। और इसने कहा कि जो यहां पर अगर कह ले कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अगर कंट्रोल ले लिया, यहां पर पूरा टेक ओवर अगर देखने को मिल रहा है USA मिलिट्री का, तो यहां पर 20% ऑफ ऑयल, कितना, सॉरी 20% टोल जो है यहां पर कौन रिसीव करेगा, USA करेगा, ठीक है। 20% टोल कौन लेगा, यहां पर USA लेगा। और जो यहां पर ईरान किस मद में चार्ज कर रहा है, फी की मद में, कि ये बेसिकली हम यहां पर फी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी, ये हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ईरान डिफेंस एंड कोर डिमांड्स की बात की जा रही है। अब ईरान भी की तरफ से भी यही रिटेलिएशन देखने को मिल रही है बार बार कि हम भी तैयार हैं लड़ने के लिए। ये नॉर्मल सी चीज है, मतलब नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो अभी स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रही है यही देखने को मिल रही है। आप ऑलरेडी इन चीजों को यहां पर नोट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। जो ओल्ड स्टूडेंट है, न्यू है, जो यहां पर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मिलिट्री रेडीनेस की बात की जाए तो भाई यहां पर ईरान ने कहा भी हमारी भी मिलिट्री रेडी
सही है। अगर ट्रंप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है तो हम भी जो है इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। न्यूक्लियर एंड एसेट रेड लाइन्स की अगर बात की जाए तो यहां पर बात की जा रही है भाई जो मसूद पजेश्कान है जो बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे पास ईरान के पास भी राइट है यहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट की, ठीक है। अगर देखा जाए तो वाइल ऑफरिंग रिटर्न एश्योरेंस अगेंस्ट डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो भाई वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को नहीं बढ़ाना चाह रहे, ये चीज भी है। कंकरेंटली अगर देखा जाए यहां पर स्माइली बैकाई जो मेंटेन द अनफ्रीजिंग एसेट, उन्हें कहा भाई एसेट्स जितने भी हैं यूएसए को यहां पर अनफ्रीज करने पड़ेंगे। ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर जो लाइसेंस है वो जो बात की जा रही है रिमेनिंग ऑन नॉन निगोशिएबल एजेंडा आइटम, तो इसके अंदर जो है वो कह ले कि कोई भी बातचीत या इसके ये एजेंडा इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये चीज भी यहां पर यूएसए की तरफ से कहा गया और ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे ईरान जब भी किसी को यहां पर एक्सपोर्ट करेगा, ऑयल एक्सपोर्ट की जो बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिट ब्लॉकेड की बात की जा रही है, ब्लॉकेड की साइटिंग वाशिंगटन फेलियर्स टू हाल्ट ऑनगोइंग फाइटिंग इन लेबनान। यहां पर ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई लेबनान के अंदर जो अटैक हो रहे हैं वो अभी तक नहीं रुक रहे, अभी तक इजराइल कर रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है वो ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू आमने सामने वो टसल है, थोड़ा उनके दरमियान में हमें तल्ख कलामी देखने को मिली। ट्रंप ने यहाँ पर बार बार जो है बेंजामिन नेतन्याहू को जो है यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया है ना, ये चीज भी हमारे सामने है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मेडिएशन रोल्स एंड पैरेलल अगर देखा जाए डिप्लोमेटिक ट्रैक्स। देखिए जेडी वेंस ने एक क्लियर तो यहाँ पर चीज कर देखे स्ट्रैटेजिक पिवट की बात करें यहाँ पर, तो देखें एक चीज तो यहां पर जो है वो कहा कि डिस्पाइट ट्रम्प्स हॉस्टाइल रेटोरिक वीपी जेडी वेंस ने यहां पर कहा स्टक डिप्लोमेटिक टोन, ठीक है, स्टेटिंग ट्रम्प वांटेड टू टर्न ओवर न्यू लीफ। टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब होता है न्यू चैप्टर की बात की जा रही है, ठीक है, न्यू चैप्टर की बात की जा रही है कि न्यू चैप्टर यहां पर किया, न्यू बाब का आगाज किया, ठीक है। अब यहां पर जितनी देर तक ईरान अपना जो है यहां पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला एम्बिशन जो अगर कह ले यहां पर उसको जो है कह के अबंडन नहीं करेगा, तरक्क नहीं करेगा, उतनी देर तक जो है वो यहाँ पर निगोशिएट नहीं कर सकता। तो ये करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि ये चीज़ कही जा रही है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की जो यहाँ पर जो ईरान तो पहले भी कह रहा है कि हम नहीं बढ़ाना चाह रहे, हम नहीं बढ़ाएंगे, हम रेडी हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जेडी वेंस ने भी ये कहा कि अगर नहीं बढ़ा रहे तो भाई आगे टॉक्स हो चुके। उसके बाद मीडिएटर आउटलुक की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ शहबाज शरीफ साहब और कतरी प्राइम मिनिस्टर जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी, उन्होंने कहा कि भाई हिस्टोरिक यहाँ पर बर्गर स्टॉक मीटिंग हुई है, ठीक है, वाइटल स्टेप्स फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इससे होगा क्या कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप ये कह लें कि यहाँ पर डिप्लोमेसी का जो डोर है वो एक बार फिर यहाँ पर ओपन होते हुए हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बियॉन्ड। इससे हटकर जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है एक्सटेंडेड बैलेंसिंग एक्सटेंडेड यहां पर डेटरेंस, जो मैंने पहले भी बता दिया है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और दूसरा अगर सऊदी अरेबिया देखा जाए तो एक कह लें कि एनपीटी का यहां पर मेंबर भी है। तो पाकिस्तान यहां पर एज ए न्यूक्लियर स्टेट होने के नाते सऊदी अरेबिया की यहां पर क्या करेगा, यहां पर हेल्प भी करेगा, क्योंकि एक स्टेट के ऊपर अगर हमला किया गया तो दूसरी स्टेट के ऊपर हमला समझा जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफेंस पैक्ट सितंबर 2025 जो यहां पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में हुआ सितंबर 2025 के अंदर। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पर जो हमें डेटरेंस देखने को मिल रही है वो एक्सटेंडेड डेटरेंस इसलिए बोला जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी स्टेट से हटकर भी क्या कर रहा है, बेसिकली सऊदी अरेबिया के यहां पर जो वो कह ले के सिक्योरिटी के लिए काम करेगा या उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। आप ये कह सकते हैं या उसको कह ले कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई अटैक होता है तो यहां पर जो वो कह ले के पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक समझा जाएगा। अब यही चीज मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, ईरान वाला टाइम था जब ईरान ने यहां पर बार बार सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान की तरफ से कॉल गई भाई ईरान को, भाई आप ऐसा करो, भाई आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट भी साइन हुआ पड़ा है, आपको यह चीज पता होनी चाहिए। तब से जो है यहां पर सऊदी अरेबिया के ऊपर जो अटैक्स थे वो हमें बिल्कुल कम होते हुए नजर आए। एकदम से आपके कह लें कि हमें स्टैग्नेशन का जो है वो जमूद का शिकार होते हुए नजर आए, ठीक है, एकदम से जो है वो रोक दिए गए। तो ये चीज भी है ना, बेसिकली ये चीज यहां पर कही जाए। पाकिस्तान राइजिंग मिडल ईस्ट प्रोफाइल एंड बैलेंसिंग एक्ट। अब यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी, बैलेंसिंग एक्ट, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए पाकिस्तान का ताल्लुक किसके साथ, रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ, डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद रिजल्ट्स आपके सामने ही है। उसके बाद यहां पर ईरान के साथ जो यहां पर नेबर कंट्री है पाकिस्तान का, टर्की के साथ पाकिस्तान का रिलेशंस, इजिप्ट के साथ पाकिस्तान के, मिडिल ईस्ट के अंदर रिलेशन, तो गल्फ स्टेट्स के साथ भी रिलेशन और मिडिल ईस्ट के अंदर भी, मिडिल ईस्ट के साथ भी, तो गल्फ स्टेट्स के साथ यूएई और सऊदी अरेबिया, कतर रहेगा और मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका यहां पर पैलेस्टाइन है और आपका इजिप्ट आपका नजर आएगा, ठीक है। तो ये
तो अगर देखा जाए डिप्लोमेटिक विन है, तो ये चीज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान एज सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, तो पाकिस्तान ने जिस तरह एज ए फैसिलिटेटर, एज ए मेडिएटर, एज ए कह लें कि यहाँ पर पीस मेकर रोल प्ले किया, तो पाकिस्तान को यहाँ पर रीजनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो क्या किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई। बार बार यूएसए जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, जेडी वैंस ने भी पाकिस्तान के यहाँ पर तारीफ की, जो वाइस प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सऊदी अकॉर्ड एंड एक्सटेंडेड डेटर्स की जो हम ऑलरेडी बात कर चुके, तो एक्सटेंडेड इसके रिजल्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। $3 बिलियन जो हमें मिला लास्ट सितंबर, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस पैकेट डिफाइंस इस्लामाबाद रीजनल पोस्टर। ठीक है, दिस अरेंजमेंट एक्ट्स एज ए फॉर्म ऑफ द एक्सटेंडेड डेटर्स। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो सऊदी अरेबिया एनपीटी का जो हमारे पास नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो अगर देखा जाए उसका मेंबर भी है, तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर भाई यहाँ पर अटैक हुआ सऊदी अरेबिया के ऊपर, तो यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक समझा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है बेसिकली। एनपीटी सिग्नेटरी यील्डिंग इमीडिएट डिविडेंड्स लाइक रियाज देखा जाए $3 बिलियन यहाँ पर पाकिस्तान को दिए, किसकी माद में, कर्जे की माद में। और यहाँ पर जो है यूएई, अब यूएई ने यहाँ पर क्या बोला कि मेरा 3.5 बिलियन डॉलर मुझे वापस दो, 3 to 3.5 बिलियन डॉलर मुझे वापस दो। तो यहां पर फिर पाकिस्तान के पता है रिजर्व कितने बचने वाले थे, सिर्फ कह लें कि यहां पर 11 to 12 कितने 11 to 12 जो है बिलियन डॉलर रिजर्व बचने वाले थे। तो यहां पर सऊदी अरेबिया ने फिर हेल्प की, तो यहां पर 15 to 16 हमें जो है वो देखने को मिले पाकिस्तान के पास रिजर्व। और किसने बोला, यूए ने बोला भाई मेरा वापस दो कर्जा, मैं यहां पर आपको जो है आगे जो है वो कर्जे की डेट आगे बढ़ाने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो यहां पर इसके रिजल्ट हमें देखने को मिले यहां तक। ठीक है, यूए कार्ड एंड पेमेंट। ठीक है, उसके बाद सेक्टेरियन अगर देखा जाए, इकोनॉमिक टाइट ऑफ देखे सेक्टेरियनिज्म, तो आपको पता ही है यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी वाला भी है। अगर देखा जाए तो ईरान यहाँ पर क्या है, शिया। अगर देखा जाए सऊदी अरेबिया क्या है, सुन्नी है। तो अगर देखा जाए 2015 के अंदर जो यमन के अंदर वॉर देखने को मिले, शिया सुन्नी वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर लड़ी गई दोनों की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी और उधर से ईरान की तरफ भी। ईरान की तरफ से कौन था, यहाँ पर हौदीज मूवमेंट हमें देखने को मिली, है ना। तो ये चीज है, तो ये भी है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने भी दोनों के साथ अपना जो है वो बैलेंसिंग एक्ट रखा हुआ है, बैलेंसिंग एक्ट के जरिए जो चल रहा है। पाकिस्तान एक तरफ जो है सऊदी अरेबिया के साथ भी डिफेंस पैकेट है, दूसरी तरफ ईरान नेबर कंट्री है, तो ईरान के साथ भी हमें यहाँ पर ताल्लुकात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यूएई का जिस तरह का बिहेवियर पाकिस्तान के साथ था, तो अब यूएई किसके करीब हो चुका है, इजराइल और यूएसए और इंडिया के करीब होता जा रहा है। और लेकर अब्राहम अकॉर्ड आपके सामने, I2U2 मीटिंग आपके सामने, सोमालीलैंड वाला केस स्टडी आपके सामने है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अब यहाँ पर ईरान के ज्यादा क्लोज रहेगा और पाकिस्तान को यहाँ पर बी केयरफुल भी रहना पड़ेगा। काफी क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया के ऊपर जो है ऑलरेडी जो है अटैक्स किए जा रहे हैं, क्योंकि यूएसए मिलिट्री बेसिस है। यहाँ पर जो यूएसए की तरफ से गारंटी दी गई थी सिक्योरिटी, वो यहाँ पर फेल होती हुई हमें नजर आई। ठीक है, ये चीज है। तो आई होप आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर मल्टी एंगेजमेंट अगर बात की जाए, तो यहां पर इजिप्ट के साथ, टर्की के साथ और बोर्ड ऑफ पीस आपके सामने। अब मिडिल ईस्ट के अंदर अगर बात की जाए, तो यहां पर हमें पैलेस्टाइन वाला इशू देखने को मिला, गाजा वाला इशू देखने को मिला। तो वहां पर आपको पता है कि बोपी को साइन किया गया बोर्ड ऑफ पीस को, तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपना अहम रोल प्ले किया। उसके बाद इजिप्ट उसके अंदर शामिल है। तो यहां पर पाकिस्तान और इजिप्ट के दरमियान में हमें यहां पर पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर यह भी चीज है। तो यहां पर कैरियो आपको पता है कि यहां पर बेसिकली कैपिटल है यह इजिप्ट का। ठीक है, तो ज्वाइंट पार्टिसिपेशन ऑन ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस जो यहां पर बोपी साइन किया गया, जिसको यूएनओ के पैरेलल भी इसको बोला जाता है, जो 4 to 5 स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिकली बेस करता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, प्लानिंग फॉर द इंटरनेशनल पीस मेकर्स इन गाजा डोमिनेट पाकिस्तान इजिप्ट रिलेशंस। उसके बाद टेकिंग प्रेसिडेंट्स ओवर द बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। और सिक्योरिटी कोऑपरेशन किसकी बात की जा रही है, इजिप्ट और यहां पर किसके दरमियान में, पाकिस्तान के दरमियान में। अंकारा अलायंस की बात की जाए, रिलेशन विद टर्की आर अडॉप्टिंग अंकारा शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द सॉफ्ट पावर रीजनल लीडरशिप टू फोकस ऑन रिटेनिंग सीरियन इन्फ्लुएंस। आपको पता है इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह क्या है कि यहां पर जो कुर्दिश ग्रुप है, जो इजराइल बेसिकली यहां पर सपोर्ट करता है, किसके अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट। लेकिन कुर्दिश का यह भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं पर भाई ये साइन किया हुआ किसके साथ, बेसिकली यहां पर टर्की के साथ। तो अब यहां पर सीरिया के गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो भाई टर्की के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाएगा। तो यहां पर इस तरह के हमें यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान को यहां पर बी केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स की हम जो बात कर रहे थे, यहां पर ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, डोमेस्टिक रियलिटीज है, रीजनल सिक्वेस्ट्रेशन की बात की जाए। अब यहां पर सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है सेग्रीगेशन, अलग थलग करना। ठीक है,
स्क्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या था, अलग थलग करना। लेकिन यहां पर रीजनल स्क्वेस्ट्रेशन की बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अपने मामला जो है यहां पर जो है उनके ऊपर नजरसानी नहीं की जा रही, बल्कि एक जो यहां पर मामलात के ऊपर, एक मामले के ऊपर जो फोकस किया जा रहा है, इससे हटकर बाकी मामलात के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। यह है रीजनल स्क्वेस्ट्रेशन। ठीक है, तो डोमेस्टिक रियलिटी है, अफगानिस्तान थ्रेट मैट्रिक्स, रीजनल लेवल के ऊपर कौन सा यहां पर थ्रेट है, पाकिस्तान को डिप्लोमेसी का रोल प्ले करना चाहिए रीजनल और ग्लोबल लेवल, लेकिन रीजनल लेवल के ऊपर देखना चाहिए। पाकिस्तान के अफगानिस्तान की सबसे बड़ा अगर देखा जाए सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान को किस की तरफ से है, यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स कहां पर है, यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, इसकी वजह से भी इशू फेस करना पड़ रहा है। ये चीज है, डिस्पाइट इट्स डिप्लोमेटिक सक्सेस इन मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान को यहां पर क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इमीडिएट सिक्योरिटी प्रायोरिटी रिमेंस क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट्स। तो यहां पर पाकिस्तान को यहां पर भी नजरसानी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक मामले के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, यह बोला जाता है इसको रीजनल स्क्वेस्ट्रेशन मींस होता है अपने एक मामले से हटकर बाकी के ऊपर भी तवज्जो करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल से लफ्जों में आपको समझाया, टेरर अटैक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, एग्जाम्पलीफाइड बाय द रिसेंट स्ट्राइक्स इन बन्नू हो रहा है, चाहे यहां पर अगर देखा जाए सवात है तो यहां पर केपीके या बलूचिस्तान के अंदर हमें अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। अनरियलाइज्ड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज है। इसके अलावा अगर नॉन यहां पर मिलिट्री क्राइसिस के अलावा भी देखा जाए तो जिस तरह हमें एआई का दौर देखने को मिल रहा है, तो यूथ को यहां पर जो है वो कह ले कि एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी ये भी अडॉप्ट करनी है, यूथ को यहां पर मुलाजमत भी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद ग्रीन ट्रांजिशन भी हमें देखने को मिल रहा है ना, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, वाटर सिक्योरिटी भी है। तो अर्ली क्लाइमेट डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए तो फ्लड रेजिलियंस टॉक्स विद अंकरा, आपको पता है कि यहां पर इसके साथ जो है वो कह लेके फ्लड रेजिलियंस टॉक्स हो चुके हैं, किसके साथ किए हैं, यहां पर टर्की के साथ। अब टर्की के साथ क्यों किया, बेसिकली आपको पता है एंकरा के साथ अगर अनातोलिया के अंदर COP 31 जो है यहां पर टर्की के अंदर होनी जा रही है। ठीक है, COP 31, तो अब यहां पर इसलिए पाकिस्तान को यहां पर टर्की के साथ जो है यहां पर फ्लड रेजिलियंस जो है टॉक्स करनी पड़ी, ये भी चीज है। इसके अलावा अगर इजिप्ट के साथ देखा जाए तो सीड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जो है यहां पर काफी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली है, लेकिन अभी तक कह लें कि कोई कंक्रीट जो है इसके ऊपर जो है डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली, लेकिन एक लॉन्ग टर्म जो है इनिशिएटिव लाजमी यहां पर हमें देखने को मिला। मूविंग पास्ट ट्रांजैक्शनलिज्म की बात की जा रही है कि सलामती पर मबनी जो वक्ती लेन देन से हटकर जो है बियॉन्ड हमें सोचना पड़ेगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ज्यादा ज्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा यहाँ पर होलिस्टिक इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन जो है यहाँ पर डेवलप करनी पड़ेगी, ये इजिप्ट के साथ भी, टर्की के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ भी और ईरान के साथ भी। तो ये चीज यहाँ पर बेसिकली कही जा रही है, तो इससे हटकर भी पाकिस्तान को यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, इसको लाजमी आपने नोट करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर द इकोनॉमिक्स ऑफ द क्लाइमेट अडॉप्टेशन, एनालाइजिंग पाकिस्तान यहाँ पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वल्नरेबिलिटीज। सबसे पहले अगर देखा जाए फिजिकल कॉन्ट्राडिक्शन एंड बजट कट्स एंड एस्केलेटिंग थ्रेट्स। अब यहां पर क्या हो रहा है, फिजिकल कॉन्ट्राडिक्शन की अगर बात की जाए, सबसे पहले देखें मालियाती जो हमें यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन या तजाद देखने को मिल रहा है। बजट कट्स, यहां पर बजट का काम किया जाए, इतने यहां पर खतरात बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान हैज अनजस्टिफाइबली कट द क्लाइमेट मिनिस्ट्री पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कितना यहां पर 3.5 बिलियन रुपए से कम करके कितना कर दिया गया है, 2.48 बिलियन यहां पर कर दिया गया। अब आपको पता है कि यहां पर जो है वो कह लेके जो अदारे हैं उनकी भी इस्तेदाद में कमजोरी हो रही है, क्योंकि आपका देखा जाए तो यहां पर क्लाइमेट चेंज के जो रिस्क है वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज भी है। अब फ्लॉड बजटरी प्रायोरिटीज की अगर बात की जाए, देखें यहां पर सेनेटर शरी रहमान साहबा ने यह भी कहा है कि भाई फंडिंग फॉर क्लाइमेट अडॉप्टेशन रेजिलियंस इज बीइंग रोल्ड बैक, इवन हंड्रेड्स ऑफ द बिलियंस ऑफ रुपीज कंटिन्यू टू सब्सिडीज लॉस मेकिंग। अब यहां पर कहा है कि स्टेट और इंटरप्राइजेस के ऊपर जो यहां पर प्रॉफिट भी नहीं दे रही, लॉस का यहां पर हमें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उनको ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन क्लाइमेट के लिए जो फंड को जो है यहां पर कम किया जा रहा है। ठीक है, तो कम किया जा रहा है यहां पर फंड्स को। ठीक है, तो कंपाउंडिंग एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी की अगर बात की जाए, ग्लेशियल मेल्टडाउन। अब आपको पता है कि यहां पर क्लाइमेट का जो इंपैक्ट पड़ रहा है, जो यहां पर हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से यहां पर ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज है। कंपाउंडिंग एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करें यहां पर, तो क्या देख रहे हो, ग्लेशियल मेल्टडाउन। अब यहां पर जो है 130 जो है यहां पर हमें जो ग्लेशियल लैक्स है वो हमें अभी खतरे का निशान नजर आती है। उसकी वजह क्या है, यहां पर आपके ग्लेशियर्स यहां पर मेल्ट होते हुए में नजर आ रहे हैं। वहां पर तो ऐसे भी है 20 to 25 लैक्स है जिनके ऊपर इमरजेंसी लगा दी है। भाई ये जो लोकल कमेटी है, अगर ये यहां पर हमें कहा जा रहा है कि ये बेसिकली ग्लेशियल लैक आउट ब्रेस्ट फ्लड अगर हमें देखने को मिला, तो लोकल कम्युनिटी को यहां पर जो वो नुकसान पहुंचा सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ने की बजाय ग्लेशियर्स
यहाँ पर मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये खतरात है, लेकिन दूसरी तरफ जो है यहाँ पर बजट कम किया जा रहा है, ये चीज है बेसिकली, है ना। इसका एनालिसिस है अल नीनो बेसिकली क्या है? अल नीनो आपको पता है एक नेचुरल क्लाइमेट फिनोमेनन है बेसिकली, जो आपका सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है उसके अंदर दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से समंदर की जो सतह है वो बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो हमें यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या है अभी देख लेते हैं। सवेर वेदर वार्निंग्स फोरकास्ट वीकर मानसून से, ठीक है, फ्रीक्वेंट हीट वेव्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। उसके अलावा यहाँ पर ड्रॉट्स है, यहाँ पर कहत पड़ सकता है। दीज कंडीशन डायरेक्टली थ्रेटन अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्रॉप्स यील्ड जो पैदावार है एग्रीकल्चर सेक्टर आपका तबाह हो सकता है। एग्जाम लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है वो भी आपकी यहाँ पर खत्म हो सकती है। लोअर लेबर प्रोडक्टिविटी है वो भी आपकी यहाँ पर कम हो सकती है। ऐसे पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो है यहाँ पर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी, तो अल नीनो की वजह से हमें यहाँ पर ये नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब अल नीनो के ऊपर हम अगर देखा जाए तो हमारे काफी पीछे हम लेक्चर एक था हमारा, उसके अंदर हमने डिटेल डिस्कशन की थी अल नीनो के ऊपर, ठीक है। और उसके नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर कैसे पड़ रहे हैं, कौन कौन से ईयर यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हमें गर्म देखने को मिले, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। 2023 से 2024 जिस तरह 2025 था, ठीक है। तो ये चीजें द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ प्रिपेयरनेस। अब होता क्या है कि वक्त से पहले हम जो है यहाँ पर फिक्स करते हैं, तो वो हम जो यहाँ पर कहले के प्रिपेयर करते हैं, इकोनॉमिकली प्रिपेयर होते हैं कि हमने फाइट करना, लेकिन वो भी क्या होता है कि बाद में जब यहाँ पर फ्लड वगैरह आता है तो वो भी कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब होना क्या चाहिए, यहाँ पर फिजिकल ड्रेन की बात की जा रही है। अब फिजिकल ड्रेन बेसिकली आपका माली दबाव की बात की, क्या है बेसिकली माली दबाव। क्लाइमेट चेंज एक्ट्स एज ए स्ट्रक्चरल मैक्रो इकोनॉमिक टैक्स, ठीक है, फोर्सिंग द गवर्नमेंट मस्ट जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो पब्लिक फाइनेंस यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो यहाँ पर कह ले के अडॉप्टेशन की जो डेवलपमेंट गोल की बजाय यहाँ पर तरक्याती कामों की बजाय बल्कि क्या करना चाहिए, यहाँ पर किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो है वो रिलीफ के ऊपर, लोगों को रिलीफ दिया जाना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाना चाहिए, कंपनसेशन होनी चाहिए, ठीक है। सेफगार्ड प्रिंसिपल्स की अगर बात की जाए तो अडॉप्टेशन, जो हम बात कर रहे थे मिटिगेशन अडॉप्टेशन, तो पाकिस्तान को अडॉप्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना पड़ेगा, रिलीफ प्रोग्राम देना पड़ेगा। अब जो यहां पर फ्लड 2022 वाला आया, $30 बिलियन का यहां पर हमें लॉस देखने को मिला। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पर जो हमें इन्वेस्टिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वक्त से पहले हमें चीजों का पता चल सके, फ्लड आना या तेज बारिश आने। रेजिलियंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डैम वगैरह बनाने चाहिए ताकि फ्लड का पानी सारा उधर स्टोर किया जा सके, उससे फायदा हासिल किया जा सके, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहां पर लगाए जा सके, बी ट्रीटेड एसेंशियल इकोनॉमिक सेफगार्ड। तो यहां पर ये अगर इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहां पर लगाते हैं, अगर यहां पर कह ले के अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपका इकोनॉमिक सेफगार्ड होगा। आप डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाने से बेहतर है कि हमें इकोनॉमिक सेफगार्ड होना चाहिए रादर देन डिस्क्रिशनरी जो एक्सपेंसेस हमें जो देखने को मिले, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि आप यहां पर मिटिगेशन के ऊपर कह ले के यहां पर स्पेंड करने के बजाय अगर हम अडॉप्टेशन के ऊपर स्पेंड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह है, अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह के ऊपर करें, जिस तरह एआई मिल रहे हमें देखने को मिल रहे, तो एआई को यहां पर क्लाइमेट चेंज के साथ जो है कनेक्ट करके जो इससे काम लेना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो टोटली अगर देखा जाए तो जो यहां पर बजट है उसको कम किया जा रहा है क्लाइमेट, हालांकि खतरात और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी नजरसानी करनी पड़ेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपोर्टेंट वोकैब की तरफ, और आपको पता है कि हम डा न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर, डोमेस्टिक लैंग्वेज के ऊपर भी और इंग्लिश के अंदर भी, विद 2 सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स। तो यहाँ पर जो है आप अपनी एक नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हैं और डेली बेसिस के ऊपर जितने भी हम वर्ड डिस्कस करते हैं वो आप नोट करते जाएंगे, इस तरह आपके पास वोकैब जो है वो कंपाइल होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहेगा कैनिबलाइजेशन। कैनिबलाइजेशन मीन्स होता है यूजिंग पार्ट्स ऑफ समथिंग टू डेंजर और रिप्लेस इट्स ऑन वैल्यू और प्रोडक्ट हार्मिंग एंड अदर ऑफ द सेम कंपनी। अब होता क्या है कि एक ही निज़ाम के अंदर रहते हुए एक चीज़ जब दूसरी चीज़ को यहाँ पर डैमेज करती है या नुकसान पहुँचाती है, उसको बेसिकली बोला जाता है कैनिबलाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, अंडरमाइनिंग, तबाह करना, डैमेज करना, डिप्लेशन, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, ग्रोथ या एक्सपेंशन आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, गश। गश बहुत इजी वर्ड है, टू फ्लो आउट सडनली एंड लार्ज अमाउंट, अचानक से बहना, ठीक है। तो क्या हो सकता है, एक्सप्रेस इमोशनली फ्री, तो एकदम से क्या होता है, इमोशंस का इजहार करने को भी बोला जाता है। तो प्योर या स्पर्ट, ठीक है, फूट पड़ना। ऑपोजिट क्या बनना हमारे पास रहेगा, स्टॉप या रेस्ट्रेन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रैकिंग, बहुत इजी वर्ड है, रैकिंग, काजिंग स्वेयर फिजिकल और इमोशनल पेन, जो यहाँ पर क्या कर सके, बहुत ज़्यादा जिस्मानी तौर पर यहाँ पर या इमोशनली जो है यहाँ पर
पेन दे या तकलीफ देने की वजह बने, ठीक है। टॉर्मेंटिंग बोल सकते हैं, एगनाइजिंग बोल सकते हैं, ऑपोजिट क्या बनेगा, सूदिंग या रिलीविंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रेट। स्ट्रेट बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली मूव अवे फ्रॉम द राइट पाथ और डायरेक्शन, मतलब असल जो आपका सही रात से आप क्या करते हैं यहाँ पर भटक जाना या उससे हट जाना। वॉन्डर्ड या डेविएटेड या उल्टा क्या बनेगा, स्टेड या रिमेड, ठीक है। तो ये आप ऐड कर सकते हैं, अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। उसके बाद है हमारे पास यूफिमिज्म। यूफिमिज्म का मतलब क्या रहेगा हमारे पास, बेसिकली माइल्ड एंड डायरेक्ट वर्ड यूज टू रिप्लेस हार्श एक्सप्रेशन। बेसिकली यहाँ पर जो सख्त किस्म का या कड़वा जो अंदाज़े बयां होता है उसको यहाँ पर क्या किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, खुशनुमा अंदाज के अंदाज में, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं माइल्ड एक्सप्रेशन या सब्सटीट्यूशन। ऑपोजिट क्या बनेगा, ब्लंट टर्म या डायरेक्टनेस आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, डेफ्टली, बहुत ईजी वर्ड है। स्किलफुली एंड नीटली बोला जाता है, मीन्स महारत से आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, माहिर होना। तो स्किलफुली या आप बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सपर्टली। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, क्लम्सली या ऑकवर्डली आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फल्मिनेशन, बहुत इजी वर्ड है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट या क्रिटिसिज्म करना, ठीक है, मजबूत किस्म का यहाँ पर प्रोटेस्ट करना या तनकीद करना। डिनाउंसिएशन बोल सकते हैं, आउटब्रस्ट। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्रेस करना या अप्रूवल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, सब्सटेंशियल, बहुत इजी वर्ड है। लार्ज इन अमाउंट और इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होना। कंसिडरेबल या हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट। माइनर बोल सकते हैं या नेग्लिजिबल, ऑपोजिट। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट हमारे पास क्या रहेगा, मोराटोरियम। मोराटोरियम मींस क्या है, टेम्परेरी सस्पेंड कर देना, बेसिकली यहाँ पर तातुल का शिकार हो जाना, किसी भी सरगर्मी का। सस्पेंशन या हाल्ट, रुकावट का शिकार हो जाना। ऑपोजिट क्या बनेगा, कंटिन्यूएशन या परमिशन। लास्ट वर्ड बहुत इजी वर्ड है, पहले भी हम यूज करते रहते हैं, इरेटिक। इरेटिक मींस होता है इरेगुलर को बोला जाता है, अनप्रिडिक्टेबल को बोला जाता है, ठीक है। नाकाबिले आप कह लें कि यहाँ पर पेशन गोई, ठीक है, जिसके यहाँ पर कोई भी पेशन गोई ना की जा सके। इरेगुलर हो, ऑकवर्ड आप बोल सकते हैं यहाँ पर, अनस्टेबल, गैर मुस्तहकम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या बनेगा, स्टेबल या कंसिस्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।